गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं आपसे। और मैं एक्चुअली एक मेडिटेशन रिट्रीट पर गया था, तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि कौन सी मेडिटेशन करके आए हैं। तो मैंने कहा चलो इसी बारे में बात भी कर लेते हैं। और साथ में वो मेडिटेशन करते करते मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे, तो मैंने कहा उनके साथ हम उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लेंगे। फिर लगे हाथ बुद्धिज़्म का जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उससे भी हम डील कर लेंगे। तो जो मैं मेडिटेशन करके आया हूँ उसका नाम है विपश्यना। हालांकि जब ये इंग्लिश में लिखा जाता है तो इसको विपासना कई लोग प्रोनाउंस करते हैं फोनेटिक्स हटा के, बट फोनेटिक्स को लेते हुए इट विल बी विपश्यना। तो विपश्यना क्या है और कैसे इंडिया में आई या इंडिया में ही थी, और इंडिया में थी तो गायब कैसे हो गई, और इसके साथ में कौन सा स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जुड़ा हुआ है, साथ में उस जो स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है और लार्जली जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी है उसने कैसे इंडियन फ़िलॉसफीज़ और इंडियन कल्चर और रिलीजन्स को इन्फ्लुएंस करा, एंड लार्जली ये जो टेक्निक है इसका जो इम्पैक्ट है वो किस लेवल तक गया। साथ में ये चीज़ और जानेंगे किस तरीके से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे रिसीड हुआ और बुद्धिज़्म खुद में इवॉल्व कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं। तो ये जो मैं टेक्निक मेडिटेशन रिट्रीट करके गया, इसमें जो टेक्निक सिखाई है उसका नाम है विपश्यना। जैसे मैंने बोला, पाली वर्ड है, इसका मतलब होता है विशेष प्रकार से देखना। वी का मतलब विशेष तरीके से और पश्यना मतलब देखना। एक पाली वर्ड है ये। असल में इंडिया में जो मॉडर्न वर्ल्ड की बात है उसमें इंडिया में ये 1969 में आई थी। हालांकि ये पहले की है। खुद लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्ध ने ये चीज़ यहाँ रीडिस्कवर करी थी और कई लोगों को सिखाई भी थी। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये 1969 में आई है, जो कि एक बर्मा में रहने वाले इंडियन थे, उनका नाम था सत्यनारायण गोयनका जी। तो वो इस टेक्निक को इंडिया वापस 1969 में लाए थे म्यांमार से। ये म्यांमार से आई थी। और आज के टाइम पर आपने इस टेक्निक के बारे में अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो कई बार सुना भी होगा कि हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कई बार इस टेक्निक को करने जाते हैं। 10 दिन का कोर्स करते हैं, 12 दिन का करते हैं। और उसके साथ में आपने सुना होगा कि रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी इस टेक्निक को करते आए हैं। और उनमें से एक कानपुर विपश्यना सेंटर के एक जो मैनेजर हैं उनको पद्मश्री भी मिला है उनके इस तरीके के एफर्ट्स की वजह से। तो कई लोग, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी और हम सब आम लोग भी ये टेक्निक करते आ रहे हैं, कभी से करते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की, कि असल में ये विपश्यना की जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो क्या है। देखिए, जब हम फिलोसॉफिकल बेसिस की बात करते हैं विपश्यना की, तो ये बुद्धिज़्म से बाहर नहीं है, बुद्धिज़्म का ही एक हिस्सा है। लेकिन ये बिकॉज बुद्धिज़्म खुद में काफ़ी टाइम तक इवॉल्व करा, जिसकी वजह से ये चीज़ एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म से जुड़ गई, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद ये जस्ट वन ऑफ द मेनी फिलोसफीज ऑफ बुद्धिज़्म है, बल्कि ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बुद्धिज़्म के बेसिक्स रिवाइज करते हैं, जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी। उसके बाद फिर हम विपश्यना और विपश्यना से जुड़ा हुआ थेरावादा स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको तो ये बात पता ही है कि बुद्धिज़्म के अंदर भगवान बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ्स बताए थे। पता ही है सबको, आपके सामने लिखे भी। हालांकि मैंने इसे पाली में लिखा है, मतलब स्क्रिप्ट में नहीं पाली में, लेकिन जो लैंग्वेज थी पाली में, वर्ड सारे पाली के हैं। दुख, समुदाय, निरोध, मग्ग। लेकिन आप में से कईयों को पता भी है। तो जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, अगर उनको देखा जाए तो क्या क्या है। एक तो है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि हमारी दुनिया में जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं, जैसे उसमें से हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो ये मानते हैं बुद्धिज़्म एक पेसिमिस्ट स्कूल ऑफ रिलीजन है, एक पेसिमिज्म भरा हुआ रिलीजन है, क्योंकि वो हमेशा दुख की बात करते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी हम एंड में पूछेंगे भी आपसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एट द एंड ऑफ द डे जाकर। तो सबसे पहला क्या हो गया कि ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि दुख है। जैसे एक भगवान बुद्ध की लाइन भी है, जरा भी जाति भी दुख, जरा भी दुख, मरणम भी दुख। मतलब हमारा पैदा होना, हमारा बूढ़ा होना और हमारा मर जाना, इन सब में दुख है। हर जगह दुख फैला हुआ है। हमें लगता है अरे भाई ये तो बहुत दिक्कत हो गई। लेकिन दूसरे ही ट्रुथ वो ये बोलते हैं कि उसका एक कारण है, जिसे बोलते हैं समुदाय।
या फिर हम बोल सकते हैं दुख समुदाय, कि दुख का एक कारण है, देयर इज अ कॉज बिहाइंड दैट दुख, दैट सफरिंग। और वो कॉज क्या बताते हैं भगवान बुद्ध? वो बोलते हैं कॉज है डिजायर, डिजायर, तृष्णा, कि किसी भी चीज के लिए डिजायर। उसके साथ जो दो चीजें जुड़ी हुई हैं वो हैं क्रेविंग और एवर्जन। वन विच वी लाइक, जिससे हमें प्लेजर मिलता है, उसके प्रति क्रेविंग, और जिसे हम डिसलाइक करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उसके प्रति एवर्जन। ये कारण होता है दुख समुदाय, यानी कि रीजन ऑफ और द कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा वो ये बोलते हैं कि कॉज ऑफ सफरिंग को हटाने के लिए, उसको अपरूट कर जाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिसे बोला गया निरोध, दुख समुदाय निरोध या दुख निरोध। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर पेसिमिस्ट है तो फिर वो सॉल्यूशन की बात क्यों करेंगे? वो ये क्यों बोलेंगे कि अगर दुख है तो उसका एक निवारण भी है, उसका सॉल्यूशन भी है? सॉल्यूशन तो है। क्वाइट अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड इन फिलॉसफी, इजंट इट? तो बोलते हैं कि निरोध यानी कि उसको निकालने का तरीका है। और क्या तरीका है? मग्ग, दुख निरोध गामिनी मग्ग, यानी कि हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम दुखों को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल कर, अपरूट करके लिबरेट हो सकते हैं। और वो तरीका क्या है? ये बात भी आप जानते हैं, वो है 8 फोल्ड पाथ। क्या क्या है हमारे पास 8 फोल्ड पाथ में? राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, एफर्ट, थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये 8 तरीके के हमारे पास पाथ हैं, रास्ते हैं, जो कि एक साथ हमें लिबरेशन की ओर ले जाते हैं। लेकिन इसमें डिवीजन है, और वो डिवीजन क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञा, 3 डिवीजन। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको मॉरल अपना कंडक्ट बेहतर करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ मॉरली राइट पर्सन। उसके लिए आपको शील का पालन करना पड़ेगा, जिसमें मोटे मोटे 3 चीजें आती हैं: स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमें उसके बाद समाधि लानी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर राइट कंसंट्रेशन आती है, राइट माइंडफुलनेस आती है, राइट एफर्ट आता है। राइट एफर्ट टुवर्ड्स द मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब यू शुड बी अवेयर एज टू व्हाट यू आर थिंकिंग, you should be aware as to what you are doing mentally and physically both। और कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप 4 नोबल ट्रुथ्स पर कंसंट्रेट करें। आप इस बात पर कंसंट्रेट करें कि कैसे ये पूरी दुनिया परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है, एफेमरल है, और किस तरीके से आपको इससे जुड़ना नहीं है, डिटैच रहकर रहना है। और एफर्ट में आपके आते हैं कि आप अच्छी आदतों को ले रहे हैं और बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं। इन दोनों का करने के बाद आता है प्रज्ञा, यानी कि विजडम। इसमें 2 चीजें आती हैं, राइट थॉट एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट थॉट का मतलब ये है कि आपके थॉट्स इवॉल्व होने चाहिए। एक टाइम पर, आज के टाइम पर हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं एंगर के, जेलेसी के, एनवी के, लस्ट के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के। तो चाहते हैं ग्रेजुअली दीज थॉट्स शुड इवॉल्व इनटू समथिंग मोर स्पिरिचुअली हायर। और जो 8वां है वो है अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ योर ओन सेल्फ, जिससे आप इस सेल्फ से डिटैच हो पाए, ये समझ पाए ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक, उनकी भाषा में बोले तो बुद्धों का पुंज है। वी आर जस्ट अ सेट ऑफ बबल्स कैरिंग टुगेदर लाइक दैट। तो इनका मतलब ये है। ये हो गई हमारी 8 फोल्ड पाथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं विपश्यना की। विपश्यना की बात करते हैं तो विपश्यना असल में एक इंसाइट है, एक ऐसी इंसाइट जो आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते करते समाधि में जो तरीके बताए हैं कंसंट्रेशन के और माइंडफुलनेस के और एफर्ट के, उनको फॉलो करते करते और मॉरल कंडक्ट रहते हुए और करते हुए आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होगी, जिसे बोलते हैं विपश्यना। आप उनको फॉलो करते करने के बाद ही एक स्पेशल तरीके से देखना शुरू कर देंगे। और वो स्पेशल तरीके में 3 फीचर्स आते हैं
कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया इम्परमानेंट है, और दुनिया ही नहीं, मैं खुद भी इम्परमानेंट हूँ, मेरा माइंड इम्परमानेंट है, मेरी बॉडी इम्परमानेंट है, तो इसके प्रति लगाव करने का कोई कारण नहीं है। दूसरा जो आपको इनसाइट मिलेगी वो होगी सफरिंग की, कि हर चीज़ सफ़र कर रही है, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ एक तरीके से, और मेरा जन्म भी एक सफरिंग है, मेरी डेथ भी एक सफरिंग होगी। और तीसरी इनसाइट होगी अवेयरनेस ऑफ नॉन सेल्फ, अनंत भाव, यानी कि ये समझ लेना कि ये जो चीज़ मैं हूँ, जिसको मैं अपना माने जा रहा हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, वो मैं नहीं हूँ। ये कैसे होगा? विपश्यना के हिसाब से ये समता भाव रखने से होगा। समता भाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इक्वानिमिटी बनाते हैं। जो 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करते करते आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे, या आप अपने आप को जानते हुए उस प्रोसेस के दौरान जो भी चैलेंजेस फेस करेंगे, उस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको इक्वानिमिटी रखनी है, समता भाव रखना है। इसको हम बोलते हैं क्लेमिंग ऑफ माइंड। ये विपश्यना असल में बुद्धिज्म के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन एज द सिनेरियो इन इंडिया, जिसे हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारे फिलॉसफीज और रिलीजन्स के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, और हम हर तरीके के स्कूल ऑफ फिलॉसफी और स्कूल ऑफ रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, उसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि जिस चीज़ को हमें इंटैक्ट रखना चाहिए था, जिस चीज़ को हमें स्क्रूपलसली अनचेंज्ड रखना चाहिए था, वो हम लोग डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से इसमें चेंजेस करे जाते हैं। कोई अपने हिसाब से कुछ जोड़ देता है कि भाई मेरे हिसाब से मेडिटेशन ऐसे होनी चाहिए, मेरे हिसाब से मेडिटेशन ऐसे होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बुद्ध ने ये बोला था, मेरे हिसाब से बुद्ध ने ये बोला था। तो धीरे करते करते क्या होता है, ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्रीज, कि ट्रंक एक है, उसमें से ब्रांचेस अलग अलग निकल रही हैं। और उस वजह से ये चीज़ हमारे सामने आती है कि विपश्यना रिलेट्स टू जस्ट वन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, बल्कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुआ भी है। उसी के बारे में बात करेंगे आज। जो विपश्यना है आज के टाइम पर, उसको हम थेरावाडा बुद्धिज्म का हिस्सा मानते हैं। थेरावाडा बुद्धिज्म जो है उसको हम कहते हैं इट्स एन ओल्ड मंक्स स्कूल, या एल्डर्स का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं। और इसको सबसे ओल्डेस्ट स्कूल कहते हैं बिकॉज इट वॉज वेरी मच एसोसिएटेड विद बुद्धा एंड हिज लाइफ। तो ये जो स्कूल है, ये जो फिलॉसफी आज के टाइम पर लिमिट हो गई है थेरावाडा बुद्धिज्म के अंदर। थेरावाडा बुद्धिज्म क्या होता है? थेरावाडा बुद्धिज्म जो है वो ये मानता है कि हमारे मन में क्लेश है, इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड होती है, जिसकी वजह से हमें लिबरेशन नहीं मिल पाता, जो हमारी लिबरेशन में इम्पेडिमेंट्स खड़े करते हैं। और वो क्लेश क्या होते हैं? एंगर, लस्ट, एनवी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स, जेलेसी। तो ये कहते हैं कि विपश्यना की इंसाइट गेन करने के बाद, 8 फोल्ड पाथ पर चलने के बाद, आप उन क्लेशास जो हैं, क्लेश जो हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करा सकते हैं, और सही मायने में आप मुक्ति पा सकते हैं। ये है थेरावाडा बुद्धिज्म। और आज के टाइम पर ये थेरावाडा बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में प्रीडोमिनेंटली फैला हुआ है। क्लोज टू, अगर 100% में से 35% बुद्धिस्ट आज थेरावाडा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में क्या आ गया? जो इंडो चाइना पेनिनसुला वाला एरिया है, जिसमें हमारा म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब में थेरावाडा बुद्धिज्म फॉलो होता है। ये जो बुद्धिज्म आया, इसने कई फेदर्स रफल करे, यानी कि उस टाइम पर ना सिस्टम को हिला दिया। एक तरीके से कहें कि इस लेवल तक हिला दिया कि आप प्री बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज और फिलॉसफी जो थी हिंदुइज्म से रिलेटेड, और जो पोस्ट बुद्धिस्ट डेवलप हुई, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। तो हम इस पर आए सबसे पहले कि ये डाइल्यूट कैसे हुआ और अलग अलग स्कूल्स कैसे डेवलप हुए। उससे पहले हम आ जाते हैं कि बुद्धिज्म का हमारी डे टू डे लाइफ का, उस टाइम की जो हिंदुइज्म था, उस पर क्या असर हुआ। तो जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, असर की बात करते हैं, तो कई सारे स्कॉलर्स ये तक मानते हैं, जिनमें से एक देवदत्त पटनायक जी भी हैं, कि जो हमारे एपिक्स थे, रामायण, महाभारत, इन पर बुद्धिज्म का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। कैसे? आप राम जी को देखिए और आप कृष्ण जी को देखिए।
आपको उनके अंदर एक कॉमनैलिटी कुछ दिखेंगी। क्या? दैट दे आर ऑलवेज इक्वानिमस amidst all the adversity, isn't it? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हमें लार्जली वो बहुत ही सधे हुए लोग और इक्वानिमस लोग लगते हैं, कूल, काम, बिल्कुल अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए लगते हैं। और ये बोला जाता है कि देखिए इनको, महाभारत के युद्ध के बीच में भी कृष्ण जी किस तरीके से शांत है, देखिए राम जी को कि ये किस तरीके से amidst all what was happening around him, कि उनकी वाइफ को अपडेट कर लिया गया, उनके भाई को मतलब एक तरीके से मूर्छित किया गया, इन सब के बीच में किस तरीके से शांत है, अपना कंपोजर नहीं खोलते हैं। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं इक्वानिमिटी के, कामनेस के, कंपोजर के, ये असल में वो क्वालिटीज़ हैं जो कि बुद्धिज़्म में जो हाईएस्ट लिबरेशन पॉइंट होता है, जिसे अरहत कहते हैं, अरहंत जिसे कहते हैं, अरहंत या अरहत कहते हैं, जो कि हाईएस्ट लिबरेटेड इंसान है, मतलब जो सब चीज़ों से लिबरेट हो गया, उसका अगला कोई जन्म होना नहीं है और सब उसने क्लेश खत्म कर दिया अपने। तो वो जो इंसान होता है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको डाला गया है इन कैरेक्टर्स के अंदर, राम के अंदर और कृष्ण जी के अंदर, क्योंकि ये माना जाता है कि बुद्धिज़्म की वजह से हुआ क्या, उस टाइम पर बाकी रिलीजन्स की जो फॉलोइंग है वो कम होने लग गई। घरों में से इतने ज़्यादा हर्मिट एसेटिक्स निकलते थे उस टाइम पर। ट्रेडिशन भी है जिसके बारे में हमने आर्ट कल्चर में बात भी की है, श्रमण ट्रेडिशन जिसे कहते थे। इस श्रमण ट्रेडिशन में दे यूज्ड टू बिकम एसेटिक्स, हर जगह घूमते थे और उस तरीके से अपनी मेडिटेशन भी करते थे और अपना कहीं पर जाकर भिक्षा में जो मिलता था वो लेते थे और उसको खा लेते थे, उसको ग्रहण करते थे। तो उसने क्या करा, उस टाइम के सारे रिलीजन्स को हिला दिया था, जिसकी वजह से ये जरूरत महसूस हुई कई रिलीजन्स में कि हमें भाई अपने संप्रदाय को, अपने सेक्ट को रेलेवेंट रखने के लिए जरूरी है कि हम उनमें से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लें। इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है, यहां तक कहता है कि जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हमें लेटर वैदिक एरा में दिखते हैं या ऋग वैदिक एरा में हमें एनिमल सेक्रीफाइसेस दिखते हैं, उसको भी खत्म कर दिया गया स्क्रिप्चर से और डे टू डे कल्चरल प्रैक्टिसेस से, क्योंकि बुद्धिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले आया था इंडियन सोसाइटी में, जो था नॉन वायलेंस का। यानी कि नॉन वायलेंस की वजह से वो इतना पॉपुलर हो रखा था वो आइडिया कि एनिमल क्योंकि बुद्धिज्म में क्या हुआ, बुद्धिज्म में ये बोला गया कि भाई ये सारे जो आप मंत्र जाप उच्चारण करते हैं, ये जो इतने भी आप कर्म कांड करते हैं, इन सब का आपकी मुक्ति से और आपके भविष्य की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी तरीके से आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये फिलॉसफी आई, ये आइडिया आया, तो उसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस की रेलेवेंस पर सवाल उठे। तो फिर उस टाइम पर चेंजेस किए गए कि भाई हम एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम तो नॉन वेज ही नहीं खाएंगे। और आज के टाइम पर आप जानते हैं हम में से कई लोग तो कई जो मतलब स्क्रूपलेसली फॉलो करते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स को, वो तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धिज्म ने करोड़ों लोगों को उस टाइम पर, जिसे कहते हैं गंगा जमुना की जो पूरा इंडो गंजेटिक प्लेन है, उसको इन्फ्लुएंस कर रखा था। तो उस समय अपने को रेलेवेंट बनाने के लिए ये चीज़ उनको करनी पड़ी। उसके बाद जब आगे जाकर बुद्धिज्म डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, महायान बुद्धिज्म आया, जिसमें हम आइडल वर्शिप देखते हैं, जिसमें टेम्पल वर्शिप देखते हैं, जिनमें आप देखते हैं कि बोधिसत्व का कंसेप्ट आया जैसे, और जहाँ तक टेल्स डेवलप हुई, उससे क्यों लेकर, उससे सीख कर हमने देखा कि किस तरीके से विष्णु जी के री इनकारनेशंस और इनकारनेशंस की बात की गई, उनको आइडिया को लाया गया। या फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी आइडल वर्शिप, टेम्पल वर्शिप, अदरवाइज आप देखेंगे जो लेटर वैदिक कह रहा था, दैट वाज मोर ओवर मोर और लेस की सेक्रीफाइसेस पर, रिचुअल्स पर डिपेंडेंट था। टेम्पल वर्शिप एज सच एस्टैब्लिश नहीं थी, जो कि बुद्धिज्म के लेटर फॉर्म्स के इन्फ्लुएंस की वजह से हिंदुइज्म के अंदर वो चीज़ लाई गई। इस हद तक कह सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है, इस हद तक इन्फ्लुएंस है बुद्ध का कि आज के टाइम पर मिडल और एंशिएंट एजेस में जितनी भी मूर्तियां बनी उसमें ज्यादातर बुद्धिस्ट मूर्तियां हैं, बुद्धिस्ट आइडल्स हैं। कहाँ तक है, बामियान स्टैचू, अफगानिस्तान टिल साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इजंट इट। यहाँ तक है कि ये भी कहते हैं कुछ स्कॉलर्स जो लैंग्वेज के जानने वाले हैं कि जो बुद्ध शब्द है हिंदी का, इमेज का, जो बुद्ध, हम बुद्ध परस्ती सुनते हैं, आइडल वर्शिपर्स, उसमें जो बुद्ध शब्द है वो असल में बुद्ध से ही लिया गया है, क्योंकि इतनी इमेजेस थी बुद्धिज्म, बुद्ध की उस समय इतना ज़्यादा एक्सपैंडेड इनका इन्फ्लुएंस था कि हर जगह इमेजेस डेवलप होती रही।
इस लेवल का कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस था। तो आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि वो बुद्धिज्म जो पूरे हिंदुस्तान पे छा रखा था, साउथ ईस्ट एशिया पर छा रखा था, ईस्ट एशिया अफगानिस्तान तक छा रखा था, धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में आते आते हिंदुस्तान भारत से लुप्त हो गया। क्यों ऐसा हुआ, इसके लेकर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। पढ़ रखा है बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल, ऑफ कोर्स उसके बियॉन्ड भी कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल म्यांमार में भी हुई, श्रीलंका में भी हुई, बट वो फिर थेरावाडा बुद्धिज्म की बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी। हम लार्जली जो हमने सिलेबस में देखा है हम उसके बारे में बात करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली वाली बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप जानते हैं 483 बीसी में हुई थी। जस्ट बुद्धा के जो डेथ ईयर था, जब वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, उसके जस्ट बाद ही ये वाली काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। उस समय अजात शतरु नाम के हरियाणा का डायनेस्टी जो थी उनके राजा थे, और उनकी रूलरशिप में पहली मीटिंग हुई, पहली काउंसिल हुई। उसके अंदर क्या किया, उस टाइम तक क्या था कि जो भगवान बुद्ध थे उनकी जो वाणी थी वो ओरल फॉर्म्स में चलती थी, क्योंकि वो कहीं पर भी जाते लेक्चर देते थे, खुद कोई किताब लिखते नहीं थे और कोई ऐसे सुन सुना के ही होते थे सारे काम। और हमने जानते हैं कि वैदिक एरा में भी हम देखते हैं कि वेदास जो थे वो कोडिफाई काफ़ी टाइम बाद हुए। इनिशियली जो टाइम था वो जनरेशन बाय जनरेशन वो ऑरली ट्रांसमिट हुआ करते थे, रिटर्न में बाद में आए। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी था। तो जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, यानी कि जब उनकी डेथ हो गई, तो ये ज़रूरी समझा गया कि कोई, क्योंकि हिंदुस्तान में रहा है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर कर अपना बना लेते थे, तो ये माना गया, ये समझा गया उस टाइम के भिक्षुओं के द्वारा और जो संघ थी उसके द्वारा कि वाई नॉट कोडिफाई व्हाट ही हैज सेड। क्यों, इससे मैनिपुलेशन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। कोई भी आकर मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी आकर ये क्लेम नहीं कर पाएगा नहीं नहीं ये भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा था, ये कहा था। सोचो अगर 4 नोबल ट्रुथ्स में से कोई ये आकर कहे कि भाई ये बोला था, कौन क्लेम, अगर वो अपने साथ 100 लोग खड़ा कर दें, 100 मंक्स कह दें हाँ भाई 4 में से ये वाला तो था नहीं, तो भगवान बुद्ध ने बोला नहीं, तो बाकी लोग क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अरहंतों की एक जमात बिठाई जिसे बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। अरहंत मतलब वो लिबरेटेड थे, तकरीबन मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। उनको बिठाया, उसमें आनंद भी था, और उनसे बोला कि भाई जो भी अभी तक बोला गया है आप उनको कोडिफाई करें, उनको टेक्स्ट में बदलिए। तो उस टाइम 2 टेक्स्ट कोडिफाई हुए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के सूत्र, उन्होंने क्या बताया है, विपश्यना कैसे करनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट स्पीच, और 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में डील करा है। उसके बारे में सुत्त पिटक के अंदर कवर किया गया। विनय पिटक के अंदर ये बताया गया कि जो संघ है और जो भिक्षु हैं, जो मंक्स हैं, उनका आचरण कैसे रहना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, उनको किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि जब मैं अभी विपश्यना कोर्स पर गया, तो ये मेरा पहला कोर्स नहीं था, मैंने काफ़ी कोर्स कर रखे हैं। तो क्योंकि हम ओल्ड स्टूडेंट्स थे, हमने पहले से कर रखे हैं, तो जो शील होता है ना, शील जो दिखाया, शील के अंदर ये 3 में अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें ये तीनों आपके कंडक्ट में आ गए। तो इसमें प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, ठीक है ना, अपने पास ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई कि गलत टाइम पर खाना नहीं खाना, यानी कि 11 बजे के बाद लंच मिलता था, 11 बजे, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। और साथ में किसी लग्जूरियस बेड पर नहीं सोना है, कोई सेंट्स नहीं लगाने हैं, परफ्यूम नहीं लगाने हैं, ये सब एडिशनल ऐड कर दिया गया। तो ये रूल्स जो हैं ये भिक्षुओं के लिए हैं, तो इनको सबको विनय पिटक के अंदर ऐड किया गया, विनय पिटक के अंदर। अब आप देखेंगे कि इवॉल्व कैसे हुआ, किस तरीके से डाइल्यूट हुआ, किस तरीके से चीजें बदली। जब सेकंड हुआ कालाशोक के टाइम पर, कालाशोक जो थे वो शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर थे, तो उनके रूलरशिप में 383 बीसी में पहला स्प्लिट आया। पहला स्प्लिट कौन सा आया, जो रूल्स थे विनय पिटक के उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, जिस वजह से पहला स्प्लिट हुआ। पहला स्प्लिट हुआ महासंघिका और स्थविरावदन पर। और इंटरेस्टिंगली इसमें से आप देखेंगे स्थविरावदन को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल, यानी कि ये पुराने ख्याल वाले हैं,
इन्होंने जो बुद्ध ने बोला वही रखा, उसमें चेंजेस नहीं करे समय के साथ और बदलाव नहीं करे, तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। और महासंघिका खुद जो है वो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल हो गया कि भाई हम तो समय के साथ बदलाव करेंगे, ये बदलाव आए हैं ये हम करेंगे। तो पहला स्प्लिट आया। देखो डाइल्यूशन कैसे हुआ ये देखिए आप, विपश्यना के अंदर या गौतम बुद्ध की वाणी के अंदर डाइल्यूशन क्या हुआ, पहला स्प्लिट यहाँ हुआ। फिर तीसरे वाले में 250 BC में अशोक के एंटर हुआ, अभी धम्म पिटक लिखा गया, जो फिलॉसफी है, लार्जर फिलॉसफी जो है बुद्धिस्ट रिलीजन की, उसके बारे में बात की गई। फिर चौथा स्प्लिट आया 1st सेंचुरी AD में, कनिष्क के टाइम पर। महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म दो चीजें बनी। अब समझने वाली बात यह है, जो डाइल्यूशन हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिख तो गया हमें, ट्रैक हो रहा है साफ साफ। इसके आगे भी बहुत हुए, अलग अलग आइडियाज बने। महासंघिका में से एक लोकत्तर, उसको लोकत्तरी वदान कहते हैं, वो भी उसमें से निकला। इसके बारे में UPSC में सवाल भी आ रखा है कि ये वाला लोकत्तर वाले जो सेक्ट है ये कौन से उससे निकले हैं, उसमें महासंघिका की स्टेटमेंट है, वो वाला है। तो ऐसे ऐसे सब सेक्ट्स डेवलप होते रहे क्योंकि हर कोई डाइल्यूट करता रहा, हर कोई अपने हिसाब से कोर को मैनिपुलेट करता रहा। कोर क्या था, 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रूथ्स, भाई विपश्यना है वो करनी है और इससे आप अटेनमेंट ला पाते हैं, मतलब अटेनमेंट कर पाते हैं लिबरेशन का, उसका डाइल्यूशन हुआ। 4th वाले महायान हीनयान आया। अब आप समझिए कि डाइल्यूशन क्यों हुआ, एंड दैट इज द लार्जर क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क टू माई सेल्फ एंड आई वांटेड यू टू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। देखिए जो ट्राइबल्स होते हैं, जो कि हमारे उस टाइम पर आप देखेंगे कई सारी इन्वेजन, ट्राइबल ग्रुप्स भर भर के यहाँ पर आए। एक आर्यन ट्राइबल्स के बारे में भी कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंटेस्टेड है। लेकिन आप देखेंगे जब मौर्यन एम्पायर का फॉल हुआ उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में कई सारे ट्राइब्स आए, शाकाज, कुशानाज, पहलवाज, ये सब आए। होता क्या है, जो ट्राइबल माइंड है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस आइडियाज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उनके लिए उन चीज़ों को डाइजेस्ट करना ज़रा सा मुश्किल होता है। और आप देखेंगे तो जो अर्ली बुद्धिज्म था, थेरावाडा बुद्धिज्म की बात करें, हीनयान बुद्धिज्म की बात करें, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ और बुद्धिज्म की जो पूरी लाइफ स्टेजेस थी उसको सिंबल्स के थ्रू डिनोट करा जाता था। इमेज वर्शिप नहीं थी, आइडल नहीं था बुद्ध का। हमेशा, मतलब उनके बर्थ से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक आप देखेंगे उनके बर्थ को एलिफेंट के थ्रू डिनोट करा जाता है, उनके रेनेंसिएशन को हॉर्स के थ्रू डिनोट करा जाता है। इस तरीके की चीज़ें थी। ये चीज़ जो है, जो ट्राइबल्स आए उनके लिए इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। अब उस समय उनके पास दुविधा थी। हिंदुइज्म के अंदर तो वर्ण सिस्टम था, तो भाई उसमें अपने आप को एडजस्ट करना ज़रा सी दिक्कत कर रहे थे। कई लोगों ने करा भी, कई सारी डायनेस्टीज हिंदुइज्म में भी मतलब उन्होंने अडॉप्ट करा, कई सारी बुद्धिज्म में आना चाहती थी। तो उनके लिए रिलीजन को टेंजिबल बनाने के लिए, उनके लिए उनके रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल हंगर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बुद्धिज्म के अंदर उन्होंने खुद से डेवलपमेंट करी। आप इंटरेस्टिंगली देखिए ना, 1st सेंचुरी AD में जो किंग थे वो कौन थे, कनिष्क। कौन सी डायनेस्टी के पार्ट थे वो, कुषाण डायनेस्टी के पार्ट थे, ट्राइबल्स थे। इन्होंने दूसरा मेजर स्लिप करवाया, स्प्लिट, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म का। और महायान बुद्धिज्म के अंदर क्या था, इमेज वर्शिप थी, टेम्पल वर्शिप थी। इसमें यह माना गया कि बुद्धा जो होता है वो कई जन्म लेता है और हर जन्म में उसे बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व वो होता है जो खुद में बुद्धिज्म अपने बुद्ध होने का एक बीज रखता है, जो उस जन्म में जब उसे बुद्ध होना है तब तक वो बीज अंकुरित होकर फटकर कमल बन जाता है। तो ये मानते थे कि वो बीज का कमल तक का रास्ता है, बोधिसत्व पूरा कर रहा है, एक दिन आएगा। और इसमें कंसेप्ट आता है पारमिताओं का। ये माना गया कि कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें अपने अंदर इंकलकेट करनी होती है। जब वो पारमिताओं का घड़ा भर जाता है तब उस दिन हम मुक्त हो जाते हैं, या बोधिसत्व के कंटेक्स्ट में उस दिन वो बुद्ध बन जाता है। तो एक तरीके से बुद्ध को भगवान की तरह माना गया। उनके जातक, उनके पुराने जो बर्थ थे उनको जातक कथाओं के थ्रू कोडिफाई किया गया और उनकी डीइफिकेशन की गई जिसे कहते हैं, जिससे उस ट्राइबल ग्रुप का और आगे आने वाले जितने भी इन्वेडर्स थे उनकी रिलीजियस हंगर को सेटिस्फाई करा जा सके। लेकिन इससे एक नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ, जो ओरिजिनल टीचिंग थी बुद्ध की वो डाइल्यूट हो गई, विपश्यना डाइल्यूट हो गई। उसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होने लग गए।
जिसमें हम देखते हैं कि बोधि धर्मा का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, जो आगे जाकर आगे चाइना गए तो वहाँ पर एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट चला दिया। उसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन, उनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट उसके आसपास डेवलप होने लग गए और ओरिजिनल जो टीचिंग थी, उसका ओरिजिनल पर्पस था, वो डाइल्यूट हो गया। तो ये जो हुआ ये इसलिए हुआ, और इससे मेरे पास एक लार्जर क्वेश्चन जो था उसका आंसर आता है कि आपकी जो कोर वैल्यूज है ना, उनको कभी भी डाइल्यूट मत करो, नेवर एवर। आपको अमेंडमेंट्स करने हैं जो कि ज़रूरी भी है, और समय के साथ अमेंडमेंट्स होने भी चाहिए। वो अमेंडमेंट्स हमेशा पेरिफेरल एरियाज में कीजिए, कोर पर कभी भी चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि जब आप कोर पर चेंज करते हैं ना, तो आपका जो पूरा एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफिकल बेसिस है वो खत्म हो जाता है। जरा सोचिए कि जो मैंने कोर की बात करी आपसे, ये कहाँ और अप्लाई हो सकता है? कुछ याद आ रहा है? कोर और पेरिफेरल एरिया मैंने पढ़ा रखा है। ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में, वो भी आपने पढ़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में जस्टिस विवेन बोस ने ही बताया था ये जजमेंट के अंदर कि इट्स लाइक अ कोर। तो जो बाकी अमेंडमेंट्स होने कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसके आसपास होंगे, बट वो कोर इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर कोर चला गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी चली जाएगी। जैसे इस केस में बुद्धिज्म की आइडेंटिटी खत्म हो गई, इस हद तक खत्म हो गई कि आगे जाकर इतना डाइल्यूट हो गया कि वो, और हिंदुइज्म ने बहुत कुछ सीखा महायान से, तो महायान बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में उस टाइम पर कोई फर्क नहीं रह गया। जो डीटीज थे उनका फर्क था, बट रिचुअल सारे सेम थे। आगे जाकर तांत्रिक बुद्धिज्म भी आया, उसमें शैविज्म के जो तांत्रिसिज्म था उसको अडॉप्ट किया गया, उससे शैविज्म के अंदर कुछ लिया गया। ये डाइल्यूशन होते गए इस पॉइंट तक कि वो ओरिजिनल फॉर्म में रहा ही नहीं है और ख़त्म हो गया। इस हाल तक ख़त्म हो गया कि हमारे पास आज के टाइम पर कोई सीरियस मेडिटेटिव टेक्निक है ही नहीं। कि 1969 के अंदर पहली बार विपश्यना इतने सालों बाद म्यांमार से इंडिया में आई। तो इस पूरी टीचिंग से, और ये जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है, मैंने आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को समझाया, और डाइल्यूशन जिस तरीके से हुआ बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स, उससे एक बात समझ में आ जाती है जो हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी ज़रूरी है। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर कोर। कोर में आपके बहुत ही कोर इंटरेस्ट आते हैं, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको रोज़ इतना घंटा पढ़ना है और इतने घंटे आपको डिवोट करने हैं टाइम, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। हालांकि इसके साथ में मैं एक और क्वेश्चन एड्रेस करना चाहता हूँ। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई 50, 60, 70 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, 1969 में आया था ये, तकरीबन 30, 50, 53 साल हो गए हैं। तो इतने टाइम में क्या कोई बुद्ध नहीं हुआ? क्या कोई अरहंत जो लिबरेशन की स्टेज है वो किसी ने अभी तक अटेन नहीं करी? तो इसके ऊपर मुझे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक समझ में आता है, जो मुझे पता भी है, नॉट जस्ट कि लॉजिकल है बट इट्स द रियलिटी ऑल्सो, कि इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। हम जब भी बात करते हैं इस बात की कि इंडिया में इंडियंस नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीत पाते, आप देखेंगे हमारे ज़्यादातर नोबेल प्राइजेस कौन जीत रहा है? इंडियंस हैं, बट दे आर नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। या तो उन्होंने फर्दर स्टडीज़ बाहर करी है, या वो बाहर ही पैदा हुए इंडियन ओरिजिन के हैं। ऐसे लोग जीतते नोबेल प्राइजेस। इंडिया में क्यों नहीं जीतते? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम भी बहुत ज़रूरी है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बिना इकोसिस्टम के, बिना उस सपोर्ट सिस्टम के चीज़ें नहीं हो पाती। इसको एक चीज़ पर और हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। जब हम कैपेबिलिटीज अप्रोच की बात करते हैं सोशल जस्टिस में, जो अमर्त्य सेन ने दी, उसमें भी हम ये देखते हैं कि कोई भी वेलफेयर मेजर सरकार की तरफ से इसलिए नहीं है कि हम उनको डोल्स दे रहे हैं, उनको हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल टर्म्स एंड कंटेक्स्ट, वो नहीं कर रहे हम उनको कैपेबिलिटी दे रहे हैं। हम उनके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से फिर वो आगे इनोवेशन कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, बाकी और कुछ कर सकते हैं। वैसा ही कुछ इंडिया में हुआ। हम लोगों ने वो इकोसिस्टम ही ख़त्म कर दिया। पहले बहुत अच्छा सपोर्ट इकोसिस्टम था। आपको श्रवणा बनना है, आपको घर छोड़ के मेडिटेशन करनी है, पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश्ड था। आपके लिए केव्स बने थे, अजंता एलोरा केव्स है कि नहीं, उदयगिरी केव्स। तो ये सब केव्स थे जिसमें आप मॉनसून के टाइम पर ठहरिए और अपनी मेडिटेशन कीजिए। वो पूरा इकोसिस्टम ही ख़त्म हो गया। आज के टाइम पर आपको वैसा इकोसिस्टम नहीं मिलेगा दैट यू बिकम अ रेनंसिएट एंड देन यू कैन मेडिटेट। वो नहीं है इकोसिस्टम आज के टाइम पर।
तो ये नुकसान होता है इकोसिस्टम के खत्म होने का। वही हुआ जब विपश्यना डाइल्यूट हुई, वही हुआ जब बुद्धिज्म में पहला स्प्लिट आया, फिर इसके बाद महायान और हीनयान बना। वही हम अब नहीं होने देंगे। ये लर्निंग सिर्फ बुद्धिज्म के लिए नहीं है, ये लर्निंग हमारे लिए भी है कि हम भी उस इकोसिस्टम को डेवलप रखेंगे, अपने कोर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।